नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, चुनाव की जो सरगर्मियाँ है अभी से तेज हो गई है और इसमें सभी पार्टियां अपने अपने दमखम पर अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि जो 2024 में सबसे ज़्यादा या अत्यधिक और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मेरे ही पार्टी की को मिले, जीत अर्थात उनकी हो। और इसी बीच मेरे पास एक भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के पार्टी के एक मेंबर बैठे हुए हैं जिनका नाम है श्री मधुकर राय जी, और हम इनसे राय लेंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे जो सत्ता में जो बैठी हुई है जो इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या ये 2024 के लिए सज्ज है या नहीं, क्या ये किस तरह मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। इस सर आप अपने प्रीशियस समय से निकाल कर हमें दिए। तो सर मैं चाहूँगा सर आप पहले एक छोटा सा परिचय दें। मैं मधुकर राय, मैं सदस्य हूं प्रदेश कार्य समिति बिहार भारतीय जनता पार्टी का। मैंने पहले भी इस ज़िले के बगहा सांगठनिक जिले के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। अभी हम लोग के बीच में 2024 के निमित्त महाजनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर सभी लोगों को 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये 9 साल रहा, इसकी विस्तृत चर्चा करनी है, लोगों से मिलना है, उन्हें उसके लिए लिफलेट देनी है, उसके लिए मटेरियल देना है और उन्हें समझाना है कि कैसी ये 9 साल हमने सत्ता सुख भोगने का काम नहीं किया, हमने सेवा की, हमने एक सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि पिछले दिनों में ऐसा संभव नहीं हो पाया। जो हमने एक तरह से कहें कि मील का पत्थर साबित हो, ऐसा हमने शासन देने का काम किया। और विशेषकर ये 9 साल गरीबों के प्रति समर्पित रहा, गरीब कल्याण के लिए रहा, इस निमित्त हमने काम किया है। अब अपने दायित्वों के तहत रामनगर नगर प्रखंड के करीब 25 से 30 लोगों के बीच हमने पूरे अपने 9 साल के कार्यों का विवरणी पुस्तक के रूप में सबको देकर और सभी लोगों से मिलकर अपने इस 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चली उसको बताने का काम हमने किया। सर्वप्रथम सेवा का काल ये इसलिए रहा कि हमने सत्ता को सत्ता सुख का माध्यम नहीं बनाया। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री से लेकर विधायक, सभी लोग जनता के बीच में खड़े रहे और कभी भी कोई ऐसा स्कैंडल या कोई ऐसा दृश्य समझ में नहीं आया इसमें कि कोई भी सत्ता के पर बैठे हुए काबिज मंत्री हो या कोई भी हो, उनके द्वारा कोई दुरुपयोग होता हो या फिर आम जनता को के प्रति उनकी संवेदना कहीं छीन नजर आई। ये बात भी हम कह सकते हैं कि हमने सुशासन के नाम पर सबों के लिए एक अच्छा शासन देने का काम किया। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने चारों मार्गों में, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो या जल मार्ग हो, हर जगहों पर अविश्वसनीय काम किया है। अगर कहें कि इनमें किसी में कौन सबसे ज़्यादा अगर कहें तो हम समझते हैं कि हर में अच्छे काम हुए हैं। जहां 18 राज्यों में लगभग विद्युतीकरण का काम हो चुका है, रेलवे में दोहरीकरण का काम हो रहा है, सड़क मार्ग एक मिसाल कायम कर रहा है जो कि पूरे देश में सड़क मार्ग आपने देखा होगा जो विश्व स्तरीय सड़क बन रहा है, और सड़क सेफ्टी पर भी काम हो रहा है। एक ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी विजनरी तौर पे नहीं होती थी। मैं समझता हूं कि जल मार्ग के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। आपने देखा कि बनारस से लेकर गंगा में जो विलास क्रूज चलाने का काम किया गया, ये प्रयास आने वाले दिनों में आबादी का, हवाई अड्डों के मामले में जो पिछले सरकारों ने 30 हवाई अड्डे थे, इस 9 साल में 74 और नए हवाई अड्डे इस शासनकाल में बने। ये तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुशासन की बात की। देश का मान बढ़ा। इस 9 साल में 2 साल कोविड काल रहा,
जो आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा का पूरा देश ठप रहा, उस समयों में भी हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया और आज देश में विश्व में हमारी 5वीं आर्थिक स्थिति के रूप में हम खड़े हैं, जबकि 2014 में ये स्थिति हमारी 10वीं थी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इन सारे 9 सालों में इन सारी विपदाओं के बावजूद कोरोना काल जैसे एक ऐसी माने अगर हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी विपदा थी जो हम लोगों के पूरे 100 साल में भी इस तरह की विपदा हम लोगों ने नहीं देखी, जब पूरा देश कमरों में बंद हो गया था, सारी जगह पे त्राहिमाम मचे थे और एक ऐसी बीमारी जो सबको निगल रही थी जिसमें के सारे कार्य ठप हो चुके थे। फिर भी हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। हमने अपने देश के लोगों को, गरीब कल्याण की बात करते हैं, हमने अपने नागरिकों और गरीबों के लिए उन समय में 220 करोड़ टीका, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारतवर्ष ने किया और उन परिस्थितियों में हमने केवल अपने वसुधैव कुटुंबकम का भी हमने फ़र्ज निभाया। हमने 150 अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त टीका, हमने स्वदेशी निर्मित टीका भी देने का काम किया। हमने उस बीच में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो 80 करोड़ लोग थे, जो भुखमरी के शिकार हो सकते थे, काम धाम ठप था, तो उस समय में सरकार ने अपनी संवेदनशीलता को दिखाया और गरीबों को डबल अनाज देकर, मुफ्त अनाज देकर उनके भरण पोषण का काम किया। आज एक गरीब के घर में अगर कुछ नहीं हो तो मोटे तौर पर आवास, बिजली, गैस की, उज्ज्वला योजना के तहत गैस की व्यवस्था, शौचालय, जनधन योजना के तहत उनके खाते, आयुष्मान भारत से उनके इलाज की व्यवस्था, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटे मोटे ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो कि गरीबों के लिए अभी तक किसी सरकारों ने नहीं सोचा था। लाल किले के प्राचीर से 9 साल के बीच में प्रधानमंत्री ने पहली बार शौचालय की बात की तो लोगों को लगा बड़ी हल्की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने स्वच्छता से इसको जोड़ा और सम्मान से जोड़ा। लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने 1000 दिनों में 18,500 गाँवों को बिजली देने का संकल्प लिया। ये सारे चीज़ें एक विजनरी प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ जो काम करना चाहता है। हम ये भी देख सकते हैं कि 9 सालों में प्रधानमंत्री को कभी रेस्ट करते हुए नहीं देखा, बीमार होते हुए नहीं देखा, लगातार काम करते हुए देखा। और बहुत सारी ऐसी विषय हैं जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को जोड़ती हैं, उन विषयों को भी सॉल्व होते हमने देखा। अगर ये काल नहीं होता, ये 9 सालों में ही 370 जैसे धारा को हटाने का काम हुआ। जम्मू को जो एक अलग थलग स्पेशल स्टेट के रूप में रहता था उसको देश के संविधान से जोड़ने का काम हुआ और वहाँ के भी गरीबों को जो देश के अन्य भाग में जो मिलता था उन सबों को मिलने का काम हुआ। 492 साल के इतिहास में राम मंदिर के विवाद के लिए भी एक वातावरण बना और उसको न्यायालय के जरिए सम्मानजनक ढंग से सभी के सहयोग से ये संपन्न करने का काम किया। देश में ऐसे अनेकों काम किए गए जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हो, हमारे सम्मान से जुड़ा हो, हमारे लोगों के गरीबी में उनका मजाक न उड़ा कर उनके साथ संवेदना से जुड़ा हुआ काम हो। ऐसे ढेर सारे काम ऐसे किए गए जो कि हमारे 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को दर्शाता है। सर, जब ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वेलफेयर, सर जब सुशासन की सर बात आती है तो अभी सर जो आपके जो उत्तर प्रदेश सर हम लोग देखें, वहाँ पर भी आप ही की सर पार्टी की है सरकार, तो सर वहाँ पर जो है जो आपके जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वे बुलडोजर बाबा से प्रसिद्ध है सर। और सर एक तरफ सर आपकी पार्टी इस नारों को लेकर चल रही है कि सेवा सुशासन, सर तो ये कहीं ना कहीं सर ये आपका वाक्य है अलग और सर जो 0 ग्राउंड पर सर है ये है अलग, तो सर आप इसको सर कैसे देखते हैं? सुशासन के 2 पहलू, इसमें 2 खंड मानिए। जहाँ तक केंद्र सरकार के हम 9 साल के कार्यों को लेकर चल रहे हैं तो केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को जैसे दिल्ली जैसे जगहों को छोड़ दें या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ दें, तो जो विधि व्यवस्था जो आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो राज्य सरकारें जिम्मेवार होती हैं। आपने एक प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश में जोगी जी के शासनकाल में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ कि बुलडोजर
बाबा का नाम तो एक निकनेम हुआ, लोगों ने रख दिया, ये कोई नाम नहीं हुआ। अभी तो मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलता है। बुलडोजर बाबा का मतलब हुआ कि वो अपराधी जो समाज के सीने पर उनके हृदय में उतरने का ना काम कर, ज़बरदस्ती उनके साथ ज्यादती करके जिन्होंने धनोपार्जन किया, जो लोग समाज के लोगों को अपनी जागीर समझते थे, कहीं न कहीं अपराधियों के बल पर तांडव करते थे, उनके लिए ये बुलडोजर बाबा का शब्द आता है। उनके घरों पर बुलडोजर चला, उनको संविधान के दायरे में कानूनी रूप से उनको सज़ा देने का काम किया गया। हम समझते हैं इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं लगा कि फला व्यक्ति को दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि हर समाज के लोगों को जो अपराधी हों उनके साथ ये काम किया गया। ये प्रश्न उठता है कि विधि व्यवस्था के नाम पर ये सारे काम विधि सम्मत हुए, और जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा कानून का, तब तक मैं समझता हूँ कि जो कानून का राज जो स्थापित करने की बात होती है वो नहीं होगी। क्योंकि अराजकता एक ऐसा विषय है जिसको कानून का राज छोड़ दे तो आम आदमी भी अराजक हो जाता है। चलिए सर, जब गरीब कल्याण की बात आती है सर, तो सभी व्यक्ति को के ध्यान में यह बात आती है कि उज्ज्वला से संबंधित गैस उनके लिए देना, राशन देना, आवास योजना देना सर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सर। लेकिन सर अगर सबसे बड़ी सर बात ये है कि गरीबों के सर अगर शिक्षा हम लोग दे दे तो शायद अगर ये और भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, ये अगर उससे वंचित हों तब भी कोई उन पर आने वाला फ्यूचर में कोई बड़ा असर डालेगा। लेकिन सर अगर शिक्षा के सर हम लोग देखें, शिक्षा को सर खासकर बिहार में सर, हम लोग सर अगर यूपी के तो बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन आपका भी सर पार्टी का भी यहाँ पर शासन रहा, गठबंधन के बारे में सर मैं बात कर रहा हूँ। तो है कि सर जो शिक्षा व्यवस्था है सर, ये तो फिलहाल बताने की इसकी आवश्यकता तो है नहीं। प्राइवेट में सर कितना शिक्षा कॉस्टली हो गया है, और एक सरकारी विद्यालय में एक टीचर की सैलरी 70,000, 80,000, 90,000 है। लेकिन सर इसकी अपेक्षाकृत प्राइवेट में अच्छी होती है पढ़ाई, लेकिन सरकारी में सर देखिए सर बहुत डल स्थिति है सर। इसके बारे में सर आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सर क्या विचारधारा है? शिक्षा हमेशा से मनुष्य के लिए आवश्यक रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति पैदा लेता है तो वह शिक्षित ही होता है। वातावरण देना सरकार का काम है, समाज का काम है। जहाँ तक एजुकेशनल जो एक तरह से कहें स्कूली शिक्षा देने की बात करेंगे, उसके लिए सरकार ने जो काम किए हैं, हम उस पर ये कह सकते हैं कि वो पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी शिक्षा है, शिक्षा या स्वास्थ्य दोनों ही चीज़ों में इतने सारे स्कोप है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षा या स्वास्थ्य दोनों ही जो प्रदत्त की जाती हैं वो अपनी क्षमता के अनुरूप दी गई हैं। और हमने अभी कहा कि विश्व के मानचित्र में कहीं हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं ऊपर नहीं है, फिर भी हमने विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन टाइम लिमिट में 2 साल में किया हमने। शिक्षा का विषय जहाँ तक है, हम अभी मानते हैं कि शिक्षा में अगर शिक्षा को हम सैलरी से जोड़ कर ना देखें, क्योंकि पिछले दिनों में शिक्षकों को सैलरी उतना पर्याप्त नहीं मिलता था, लेकिन अगर आज मिलता है तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। और आपने अभी इशारा किया कि हम भी सरकार में थे। सरकार में होना एक मुद्दों पर आधारित विषय है, क्योंकि बिहार को एक गति देने के लिए, जंगल राज से निकलने के लिए उस समय की परिस्थितियाँ की हमने नीतीश जी को कम सीट के बावजूद नेता मानकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसका फ़ायदा भी मिला। लेकिन नेतृत्व तो कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसा है कि अस्थाई जैसे दोस्त दुश्मन नहीं होते हैं, मुद्दों पर होते हैं। उनको ऐसा लगा कि उनको दूसरे दल के साथ जाना चाहिए था, जहाँ से चले थे वहीं चले गए। तो इन उलट पलट के फेर में शिक्षा या स्वास्थ्य जो चरमरा रही है, मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना वाजिब होगा। लेकिन जहाँ तक सरकार है कि सरकार की सोच, हम बीजेपी में थे तो उस समय हमने ये शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में बहुत प्रयास किया। आपको याद होगा कि सर्वप्रथम जब एनडीए की सरकार बनी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो शिक्षा मंत्री के रूप में यहीं के रामनगर के ही स्वास्थ्य मंत्री माननीय चंद्र मोहन राय जी रहे थे। और जिन
हॉस्पिटल में कुत्ता और जानवर घूमते रहते थे, तो वहाँ एकाएक बिल्डिंग्स बनी और लोगों में प्राथमिक कम से कम स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ पर डॉक्टर के बैठने की और दवा देने की और जांच करने की प्राइमरी जो व्यवस्था की वो खड़ी हुई। चलिए सर आपसे अगला सर ये है प्रश्न, 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले उतरेगी चुनावी दंगल में या गठबंधन के साथ? देखिए, चुनाव ऐसी चीज़ है जिसमें कि चुनाव में दो दल हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, उनके साथ हम लड़ेंगे। क्योंकि हम देश में कोई अकेली लड़ाई ऐसी नहीं लड़ रहे हैं जो कि हम किसी के व्यक्तिगत किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम गरीबी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, देश में कमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक अच्छा शासन दे सकें इसके लिए लड़ रहे हैं। तो जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ आएगा, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। वेलकम है, सब लोगों को लेकर हम चलेंगे। और जो हमारी विचारधारा हमारे कार्यों से प्रभावित होगा, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस दिशा में आ रहे हैं और हम सबका स्वागत करते हैं। अच्छा सर, जब इस भारत में सर अभी चुनावी सर दौर है, जब इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात होती है और वहाँ पर अगर आपके जो विपक्षी दल हैं उनकी बात ना हो तो थोड़ा राजनीति में मज़ा नहीं आता है सर। मैं नाम रख कर मैं बात कर रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक अभियान लेकर या उनका जो भी लक्ष्य है, मोटो है, लेकर निकले हुए हैं भारत में सर क्या इस प्रकार भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार कर रहे हैं ये भी जनसंपर्क लोगों के बीच? हमारे यहाँ तो अभी हमने बताया कि हम पूरे महीने 30 जून से लेकर और 30 जुलाई तक 30 मई के बाद से 30 जून तक हमने ये कार्यक्रम महासंपर्क अभियान लोगों से मिलने का काम किया। जहाँ तक एक शब्द आपने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो शब्द का इस्तेमाल किया, भारत कहीं से टूटा हुआ कहाँ नज़र आता जहाँ से जोड़ना था। अगर उनके नज़र में लगता है कि भारत को जोड़ना है तो भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर जुड़ सकता है। भारत की अगर लोगों को आपस में यदि करना है तो भाईचारा से जुड़ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जो भारत जोड़ने का काम है। हम समझते हैं कि कुछ लोगों को अगर कुछ अलग से आप उनको बता देते हैं कि आप टूटे हुए अलग हैं, ऐसा विषय लगता है और उसको हम जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लगता हो कि हाँ कि अलग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की हमारी संस्कृति है। हम सबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम सबों के साथ लेकर चल भी रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। निसंदेह कि घर में भी कोई मालिक होता है, उसके कार्य पद्धति से सभी संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं उन सबों से कहूँगा कि देश में जो विकास हो रहा है, जो सम्मान बढ़ रहा है, जो देश विश्व के मानस पटल पे सबसे विश्व गुरु के रूप में आ रहा है, वो हम सबका गौरव है। ये साल केवल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का नहीं रहा, ये पूरा 9 साल गौरव का साल भी रहा, सुरक्षा का साल भी रहा। हम समझते हैं कि हम सभी लोग जुड़े हैं। अगर बांटने का काम नहीं करेंगे, बांटने का काम अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ। ये जोड़ो भेदभाव की राजनीति पहले से नहीं था कि ऐसा कि हम करें। ये अंग्रेज आपस में बांटने का काम करें। जब बांटेंगे तभी तो फिर उनको जोड़ने का काम करेंगे। पूरा देश एक है और हर दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से हम एक साथ थे और एक साथ हैं और कहीं से कोई जोड़ने की बात नहीं है। हाँ, हम समझते हैं कि उनका इलेक्शन कैंपेन है, वो क्षेत्र में दौड़ें, उसका नाम जो भी हो, उनका अधिकार बनता है और हमारा अधिकार बनता है अपने 9 साल के कार्यों को लेकर जाएं। हम पीछे के कार्यों को ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो 9 सालों में काम हुआ, एक निर्णायक काम हुआ। जो काम हमने उठाया वो एक समय सीमा के भीतर किया, भ्रष्टाचार रहित किया, सबके विकास के, सबके साथ के लिए किया। आप तो 9 साल का जो है आंकड़ा अपना दे दिए, हिसाब किताब जनता को दिखाए कि हमने क्या क्या सब किया सर। और ये आप और हमको लगता है कि अब प्रत्येक लोग इसको जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रही तो कैसे काम की सर। घोषणा पत्र के बारे में सर क्या आपकी राय है? कब निकलेगा घोषणा पत्र की? हाँ, कि इस चुनाव में सर कौन कौन से मुद्दे लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र तो चुनाव के समय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग जो घोषणा पत्र निकालेंगे वो तात्कालिक मुद्दों का भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र शुरू से जो मूल उसके विषय रहे हैं वो भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक रहे, जिसमें 370 भी रहा, राम मंदिर भी रहा
और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रहा। ये सारे मूल विषय जो पहले से थे इस पार्टी के मूल विषय थे। हाँ, तात्कालिक विषय कुछ और लेने हो सकते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व अभी के तात्कालिक विषयों को साथ में रखेगा कि तत्काल अभी कौन से विषय लेने हैं, जिसमें कि गरीबों को और लाभ देने का काम, किसानों के प्रति और उदारता बरतने का। अभी भी किसानों को 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार में 6,000 रुपया सम्मान निधि देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी जो अनुदान या सम्मान निधि के तौर पर देते हैं वो काफ़ी नहीं है, लेकिन सम्मान देने के दृष्टिकोण से हम हर वर्ग को कहीं ना कहीं सम्मान देने को, चाहे वो सुरक्षा पेंशन हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे गरीबों के घर से जुड़ी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। हम समझते हैं कि मैं अलग अलग करके नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं इस समाज के लिए ये काम हुआ, क्योंकि पूरा भारत को हम एक माला के तौर पर मानते हैं। इसमें विभिन्न मनके हो सकते हैं, लेकिन काम सबके लिए एक साथ होगा और सबके लिए एक साथ हो रहा है। यही तो कोशिश है कि कोई अलग अलग दिखाकर किसी को तुष्टीकरण की राजनीति में न ले जाए। हमारा काल आपातकाल से अमृत काल तक आया है और तुष्टीकरण से तृप्ति काल तक, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण तक ये हमारा सिद्धांत है। हम सबको चाहते हैं एक साथ लेकर। चलिए सर, आपसे सर ये आखिरी सर है सवाल, और सर आप इसको पार्टी पर मत लेकर जाइएगा सर। ये सर इस पर मैं आपकी व्यक्तिगत सर मैं राय जानना चाहता हूँ। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री के रूप में सर आप किनको देखना चाहते हैं सर ये आपकी राय सर। क्या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी या और भी उनके जो दल में हैं? निसंदेह नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आप हम सभी मानेंगे कहीं एकांत में। व्यक्तिगत चूँकि आपने राय पूछी है, मैं व्यक्तिगत अपने हृदय की बात बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब नई पीढ़ी आएगी तो जिस तरह गांधी को हम लोगों ने नहीं देखा और कहते थे कि गांधी जैसा कोई पुरुष होगा हाड़ मास का, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां भी नरेंद्र मोदी के बारे में कहेंगी कि ऐसा शख्स जो परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला हो, जो देश के लिए जीता हो और मरता हो, वैसा व्यक्ति ही देश को आगे चाहिए। इसके अलावा और कहीं, इसके अलावा ही बट कहीं कुछ नहीं, चूँकि देश आगे और जो विजन लेकर 2047 का बढ़ना है उसमें एक कदम और आगे बढ़े, यही मेरा व्यक्तिगत विचार है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप अपना सर कीमती समय दिए इसके लिए। तो अब 2024 की जो चुनाव होने वाली है लोकसभा की, इसमें चाहे वह राज्य स्तर पर पार्टी हो चाहे वह राष्ट्र स्तर पर पार्टी हो, जो जहाँ पर अपना जड़ पार्टी बनाई हुई है वह वहीं से अपना मेहनत करना शुरू कर दी है। एक आग्रह होगा कि हमारी पार्टी ने इन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखने का काम किया, यानी कि लोगों के समक्ष रखने का काम किया कि हमने 9 सालों में एक ऐसी सरकार देने का काम किया जो सबके विकास और सबके सुख के लिए और विशेषकर गरीब कल्याण के लिए हो। हमने सत्ता का सुख भोगने का काम नहीं किया, हमने एक अच्छा शासन देने का काम किया जिससे देश का सम्मान भी बढ़े, देश के लोगों के जीवन में समृद्धि आए, सुख आए, शांति आए। हम चाहेंगे इसके साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए सभी को अपील करेंगे कि 90-90-90 2024 इस पर डायल करके हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें। अभियान है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए एक अच्छी सरकार, इसका समर्थन करें। तो मैं तो कहना चाहूँगा, खासकर जब 2024 का चुनाव अब आने वाला है, 1 साल बाद, अगले साल में ही चुनाव होगा विधानसभा का, और इसमें चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे जिनकी हुकूमत सिर्फ राज्य में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश, खासकर जब चुनाव की बात आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें अव्वल और 2 नंबर पे होते हैं। लेकिन फिलहाल 2024 में जनता इस राष्ट्र का बागडोर, इस राष्ट्र का सत्ता, इस राष्ट्र का सत्ताधीश किनको बनाती है वो तो तय होगा। फिलहाल मैं चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दमखम पर मेहनत करे और जनता का दिल जीते, और किस बात से जनता को हमारी जो पार्टी है मोटिवेट कर रही है और किन किन बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर जनता के सामने पार्टियां आएंगी। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर।